आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करें दलित साहित्य पर जो हमने सिलसिला शुरू किया उसी का ये दूसरा एपिसोड है। हमने बात यहाँ खत्म की थी कि जो दलित साहित्य है उसमें गुणदोष विवेचन नहीं होता, या हम ये कहें कि दलित साहित्य आने के बाद में साहित्य में गुणदोष विवेचन की पद्धति खत्म हो गई। वैसे साहित्य में गुणदोष विवेचन की पद्धति बहुत पहले खत्म हो गई थी, फिर भी और इसका श्रेय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है हिंदी आलोचना में। हमने ये बात भी कही थी लास्ट में कि साहित्य को कम्युनिकेशन के तौर पर देखें, और साहित्य भी है और कम्युनिकेशन भी। तो चाहे तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि उसे लेखन के तौर पर देखें। जब हम ये कहते हैं कि साहित्य या दलित साहित्य कम्युनिकेशन है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि प्रत्येक कम्युनिकेशन जो है वो सचेत नहीं होता। अनेक ऐसे भी कम्युनिकेशन होते हैं जो कि अचेत होते हैं, उन्हें आपको एक्सप्लोर करना होता है, खोलना होता है। बहुत सारी चीजें दलित साहित्य में छिपी हुई हैं, उनमें मैं एक आध लेखक की रचनाओं का मूल्यांकन भी करूंगा इस बीच में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ये कहते हैं कि दलित साहित्य में अनेक चीजें सचेत रूप से आती हैं, और ऐसी भी चीजें होती हैं जो अचेत रूप में, या हम ये कहें इनडायरेक्ट होती हैं, जैसे डायरेक्ट बनाने की जरूरत है। दलित साहित्य का बहुत गहरा संबंध है कि जो पूरा का पूरा जो आइडेंटिटी की राजनीति है, वो आइडेंटिटी की राजनीति का जिस तरह से विकास हुआ है, अस्मिता की राजनीति का साहित्य में, उससे इसका गहरा संबंध है। इसके अपने प्लस माइनस दोनों है। प्लस ये है कि ये पहचान स्थापित करता है, माइनस ये है कि पहचान को भविष्य के हवाले कर देता है और भविष्य में पहचान नष्ट हो जाती है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मसलन जब आप ये कहते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि या और कोई लेखक वो दलित लेखक है, तो सवाल यह है कि उसकी पहचान में चेंज आया कि नहीं आया। वो जब पैदा हुए थे, उनके अपने पृष्ठभूमि थी, उनकी प्रॉब्लम थी, जिसका उन्होंने अपने लेखन में इस्तेमाल किया, लिखा। लेकिन सामाजिक जीवन के विकास के क्रम में उनके व्यक्तित्व का भी रूपांतरण हुआ, उनकी सामाजिक अवस्था का भी रूपांतरण हुआ। वही चीज अंबेडकर के साथ घटी। तो जब आप आइडेंटिटी से शुरू करते हैं, आप शुरू तो कर सकते हैं अस्मिता से, लेकिन अस्मिता शुरू होके खत्म भी अस्मिता पर नहीं होती। बाबा भीमराव अंबेडकर का रूपांतरण एक दलित के तौर पर नहीं हुआ, बल्कि एक डेमोक्रेट राजनेता के तौर पर, पॉलिटिशियन के तौर पर रूपांतरण हुआ, एक जीनियस के तौर पर रूपांतरण हुआ। तो अस्मिता से शुरू तो आप कर सकते हैं, लेकिन अस्मिता इसका अंत नहीं है। अंत अस्मिता का है अस्मिता के लोक में, या हम ये कहें कि जो अस्मिता की राजनीति करते हैं
वे अपने रूपांतरण के लिए, अपने आत्मविध्वंस के लिए मजबूर। सुनने में बात अच्छी लगे या न लगे, लेकिन ये सच है। एक दलित वो बदल भी सकता है। उसकी आइडेंटिटी, उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हैसियत बदल भी सकती है। वो सब समय दलित नहीं रहता। अगर हम ये मान लेंगे कि नहीं, दलित की पहचान तो एक स्थिर पहचान है, तो हम ये मान लेंगे कि दलित साहित्य एक शाश्वत साहित्य है। जबकि वास्तविकता यह है कि आधुनिक काल में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। मध्यकाल में कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। कबीर थे दलित, रैदास थे, दादू थे, दलित थे। किसमें रूपांतरण हुआ? आइडेंटिटी का। भक्त कवि में रूपांतरण हुआ। उनको दलित की पहचान के तौर पर नहीं देखा जाता, भक्त कवि के तौर पर देखा जाता है, निर्गुणपंथी भक्त कवियों के तौर पर देखा जाता है। तो अस्मिता में एक इनबिल्ट प्रॉब्लम यह है कि अस्मिता एक डायनेमिक चीज है, गतिशील कॉन्सेप्ट है, और ये गतिशीलता होने के कारण ये स्वयं के लिए ही प्रॉब्लमेटिक है। अस्मिता स्वयं को ही एक स्टेज के बाद में हजम कर जाती है। अब देखेंगे, या हम ये कहें अस्मिता का अन्य बड़ी अस्मिताओं में समाहार हो जाता है। अब भीमराव अंबेडकर की दलित अस्मिता महत्वपूर्ण है, या भीमराव अंबेडकर की संविधान निर्माता की अस्मिता महत्वपूर्ण है? यहां से सोचें हम। भीमराव अंबेडकर ने दलितों की पार्टी नहीं बनाई, रिपब्लिकन पार्टी बनाई। ये चीज समझने की है और बहुत जरूरी है कि अस्मिता की राजनीति अपना रूपांतरण भी करती है। जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में रखकर देखते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अस्मिता का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक अन्य चीज है जो कि विचारणीय है, वो ये कि अ, अस्मिता की राजनीति के तहत यह भी तो संभव है ना कि ऐसा साहित्य लिखा जाए, या दलितों में ऐसा साहित्य भी लिखा गया है जो विचारहीन है। सारा साहित्य विचारवान साहित्य नहीं है। और ये जो विचारहीनता है, ये इस दौर की, यानी लेट कैपिटलिज्म की, परवर्ती पूंजीवाद की बहुत महत्वपूर्ण लाक्षणिक विशेषता है, जो कि साहित्य में चौतरफा फैली हुई है। दलित साहित्य में भी है, वो स्त्री साहित्य में भी है। खाली जाति की और समाज की अनेक संरचनाओं और प्रतीकों में लिखा गया दलित साहित्य, और उसके आधार पर जो उन्होंने संरचनाएं उसमें बनाई हैं, वे उसमें चली आती हैं। लेकिन उसमें विचारहीनता भी हो सकती है, इस पर कायदे से गौर किया जाना चाहिए। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि पहले के दलित साहित्य में और इस बार के दलित साहित्य में, यानी जो हमारे यहाँ लिखा गया, आधुनिक काल में लिखा गया दलित साहित्य, उसमें बहुत फर्क है। पहले का जो दलित लेखक था, वो सामाजिक यथार्थ से अनभिज्ञ था, वो चाहे कबीर हो, चाहे दादू हो, या कोई और। लेकिन ये जो नया जो लेखक है, जो आधुनिक काल में दलित लेखक सामने आया, ये सामाजिक यथार्थ को जानता है और अपने यथार्थ को जानता है। तो ये जो अनभिज्ञता थी यथार्थ को लेकर, इस अनभिज्ञता के दायरे को इसने तोड़ा। और ये अनभिज्ञता दलितों के लेके, सिर्फ दलितों में ही नहीं थी, बल्कि दलितों को लेके गैर दलितों में भी थी।
यही वजह है कि गैर दलितों ने दलितों के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं लिखा। तो दलितों ने जब लिखना शुरू किया, मास स्केल पर रचनाएं आई हैं उनकी, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी विकसित की, अपनी भाषा भी विकसित की, अपनी कहानी कला भी विकसित की, जो कि प्रचलित कहानी कला और प्रचलित भाषा से, साहित्य की भाषा से एकदम भिन्न है। और ये उसकी विशिष्टता है। ये जो उसकी विशिष्टता है, इस विशिष्टता के कारण अनेक नए अर्थ उनकी रचनाओं में खुलते हैं। मसलन अब प्रत्येक दलित के यहाँ जो रचना शुरू होती है, वो एकदम समाज के जो रौरव नर्क है उसके चित्रण से शुरू होती है। लेकिन कहानी जो जो आगे बढ़ती जाती है, उसमें नए नए चेंज दिखाई देते हैं। या हम ये कहें कि कहानी नई ऊंचाइयों की ओर जाती है और नई यथार्थ की ओर जाती है। ये दलित साहित्य में एक और चीज है जो कि इंटरेस्टिंग है। वो ये कि ये एक तरह से कम्युनिटी के तौर पर, कास्ट के तौर पर नहीं, खाली कम्युनिटी के तौर पर, समुदाय के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर, ये दोनों चीजें एक साथ रख के ये लोग देखते हैं। चरित्रों को भी देखते हैं, अपने को भी देखते हैं। और ये जो लेखन है दलितों का, इसमें इस अपनी व्यक्ति की जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, व्यक्ति की जो अपनी पहचान है, उसका जो अपना व्यक्तित्व, इसको बचाने की जो जद्दोजहद है, वो उसमें दिखाई देती है। और कहने के लिए वो एक समुदाय का हिस्सा है। लेकिन वो चाहता भी है कि उसकी प्राइवेसी है, लेकिन वो मजबूर है अपने उस प्राइवेट यथार्थ को बताने के लिए। तो उसके यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, एकांत नहीं है। कल तक वो यथार्थ छुपा हुआ था, आज वो यथार्थ उजागर है। वो बार बार ये भी बता रहा है कि वो सामाजिक अलगाव का शिकार है। वो जो तमाम किस्म की अनटचेबिलिटी, तमाम किस्म की और दुर्दशापूर्ण जो जीवन स्थितियां हैं उसकी, उनका जो चित्रण है, उससे ये पता चलता है कि वह सामाजिक अलगाव का शिकार है। और ये जो अलगाव है, ये हिस्टोरिकल विकास के क्रम में कई चीजें हैं ऐसी, उनमें आत्मकथा एक बहुत महत्वपूर्ण, या हम ये कहें कि उनका साहित्य लिखना एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है, जिसने कि उनके सामाजिक अलगाव को कम करने में मदद की है। बाकी जो पूंजीवादी विकास है, उसकी तो बहुत बड़ी भूमिका है दलितों के सामाजिक अलगाव को कम करने। अगर पूंजीवादी विकास जितनी तेज गति से होगा, दलितों का अलगाव उतना ही घटता चला जाएगा। वह अपने पर्सनल को या पर्सनल दुखों को वो सार्वजनिक करता है, और सार्वजनिक करने से डरता नहीं है। जो सार्वजनिक की परिभाषाएं, पर्सनल की परिभाषा या निजी की परिभाषाएं प्रचलन में थी, वो उनको नहीं मानता, उनका वो अतिक्रमण करता है और नए सिरे से अपने लिए निजी और सार्वजनिक की परिभाषाएं तय करता है। दिलचस्प बात यह है कि भक्ति आंदोलन में बहुत सारे कवि हैं ऐसे जो अपने निजी उत्पीड़न को छिपाते हैं। लेकिन ये लेखक ऐसा है, आधुनिक काल का जो दलित लेखक है, ये अपने निजी उत्पीड़न को छिपाता नहीं है, बल्कि बताता है। कल तक उसका जो ये निजी जो जीवन का जो दुख है, वो उसकी कोई लैंग्वेज नहीं थी, क्योंकि उसने कभी आर्टिकुलेट नहीं किया था उसे। लेकिन आधुनिक काल में जब उसने आर्टिकुलेट करना शुरू किया, अपने को लिपिबद्ध करना शुरू किया, शब्दबद्ध करना शुरू किया, तो वह एक नई भाषा को लेकर आया। तो पहली बार दलित का यथार्थ भाषा में दाखिल होता है। और इसमें
डेमोक्रेसी की और डेमोक्रेसी के विकास की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो एक्सपोज करने में, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करने में मदद करती है। डेमोक्रेसी में लिखने की, बोलने की जो आदत है, संस्कार है, वो बढ़ जाते हैं। या बोलने और लिखने के बारे में व्यक्ति जो है वो शिद्दत के साथ महसूस करने लगता है। और जो ही इन दलितों ने अपने जीवन के दुखों को और अपने आसपास के यथार्थ को चित्रित करना शुरू किया, तो साहित्य का ढर्रा ही बदल गया। साहित्य का स्वरूप और साहित्य के बहस के प्रश्न ही बदल गए। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो हाशिए के लोग हैं, ये जब दाखिल होते हैं तो ये जो चीजें यथावत चल रही होती हैं उन्हें वे अस्त व्यस्त करते हैं। वो चाहे स्त्री दाखिल हो, चाहे वो दलित दाखिल हो, चाहे वो अल्पसंख्यक दाखिल हो, चाहे वो ट्राइबल दाखिल हो, ये हाशिए के जो लोग जब भी दाखिल होंगे, वे चीजों को ज्यों की त्यों रहने नहीं देते, उन्हें अस्त व्यस्त करते हैं। कहने के लिए वो ऊपर एक सामान्य सी गतिविधि है, उसने एक आत्मकथा लिखी है, दलित लेखक ने एक कहानी लिखी है, एक उपन्यास लिखा है, लाइक दैट। लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है। उसने पूरा का पूरा साहित्य का ढांचा, साहित्य का कॉन्सेप्ट, साहित्य का विमर्श सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। यहां तक कि उसने पत्रिका के संपादकों का दिमाग भी डिस्टर्ब कर दिया। यानी हाशिए के लोग जब दाखिल होते हैं तो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसी नहीं रहने देते। एक अन्य चीज है जो कि कायदे से दर्ज की जानी चाहिए, वो ये कि दलित साहित्य का विकास लोकतंत्र के विकास से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो दलित साहित्य के जो पुरस्कर्ता है वे इस चीज पर खासतौर पर ध्यान दें कि डेमोक्रेसी छोड़ के उनके पास में कोई और रास्ता नहीं है। उदारवादी राजनीति और उदारवादी दृष्टिकोण के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे क्रांतिकारी तो हो सकते हैं, लेकिन वो प्रतिक्रियावादी होना उनके लिए आत्मघाती होगा, क्योंकि उनके असंतोष और पीड़ा को अभिव्यक्त करने में उदारतावादी लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों ने, उदारतावादी लोकतांत्रिक संरचनाओं ने मदद की है। और इसके क्रम में दलितों की जो असंतुष्ट चेतना है उसका उदय हुआ, और ये नई चेतना थी जिसे हम लोग दलित चेतना के नाम से जानते हैं। ये वह चेतना नहीं है जो साहित्य में पढ़ के आनंद देने वाली चेतना, आनंददायी चेतना नहीं है, बल्कि ये असंतोष पैदा करने वाली चेतना है, डिस्टर्ब करने वाली चेतना है। यही वजह कि साहित्य जब पढ़ते हैं तो आनंद मिलता है, लेकिन दलित साहित्य जब पढ़ते हैं तो तनाव पैदा होता है। और ये बहुत उसकी भूमिका में, उसके साइड इफेक्ट में बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। एक अन्य चीज है जो कि कायदे से दर्ज की जानी चाहिए और इस पर बात की जानी चाहिए, वो ये कि जो ब्रिटिश पीरियड था, उस ब्रिटिश पीरियड में बड़े पैमाने पर हिंदी साहित्य में लिखा गया, आलोचना लिखी गई, इतिहास लिखा गया। और ये आलोचनाओं और साहित्य और इतिहास का लिखा जाना, इस क्रम में एक चीज तो सामने आई, वो ये कि अगर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उठा के देखें आप, तो रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी करीने से हर लेखक की जाति का उल्लेख किया है। वो जाति प्रथा के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन वो उन्होंने जाति का उल्लेख किया है। वो लेखक की जाति छिपाते नहीं है। तो साहित्य के इतिहास में
लिखते समय जाति एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, ये चीज दाखिल होती है। इतिहास की चर्चा जब करेंगे, साहित्य के इतिहास की जब चर्चा करेंगे, तो हमें यह चीज ध्यान रखनी होगी कि जाति है और जाति दाखिल होती है, समाज में है, साहित्य में है, लेखकों में है। आप ज्योतिबा फुले को उठा के पढ़िए, आप अंबेडकर को उठा के पढ़िए। ज्योतिबा फुले और अंबेडकर के दोनों के ही दृष्टिकोण की खूबी है कि वे जब इतिहास की बात करते हैं तो उसमें जाति को खोलते हैं, और जाति और इतिहास इन दो के अंतर विरोध और अंतर संबंध दोनों पर जोर देते हैं। तो ये एक नई चीज है जो कि इसे सीखने की जरूरत है कि जब हम साहित्य का इतिहास लिखें, दलित साहित्य का इतिहास लिखें, तो हम जाति चेतना और जाति और इतिहास बोध के बीच की जो अंतर क्रियाएं उन पर ध्यान दें। और जिन लोगों ने जाति को इतिहास से जोड़कर देखा है, तो वे अगर ज्योतिबा फुले और अंबेडकर को उठा के आप पढ़े तो वहां कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? वहां महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक तथ्य बताए जाने चाहिए। इनको वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम पर छिपाने की जो कोशिश होती रही है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है, उसे ध्वस्त करने की जरूरत है। सामाजिक तथ्य बताए जाने चाहिए। और ये जो पहलू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, जिससे कि दलित साहित्य का जो एक विकसित दायरा है, इतिहास में जो उसकी भूमिका है, तो जब साहित्य का इतिहास अब नए सिरे से लिखा जाए, तो उसमें जाति और उसके सामाजिक तथ्य हर हालत में शामिल किए जाने चाहिए। अभी जो प्रचलित जो साहित्य के इतिहास हमारे यहां हैं, उनमें जाति के सामाजिक तथ्य शामिल नहीं है, खाली जाति की सूचना तो शामिल है। हजारी साहब द्विवेदी के अंदर जाति की सूचना भी शामिल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने यह काम बहुत ही मुस्तैदी के साथ किया कि उन्होंने जाति की सूचना को शामिल किया, लेकिन जाति की सूचना तक ही बात रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि सामाजिक तथ्यों तक इसे जाना होगा। बिना इसके साहित्य का इतिहास कंप्लीट नहीं होता। एक और चीज है जो कि कायदे से इसे डिस्कस के, दलित लेखकों में ज्यादातर में ये चेतना है कि उन्हें इतिहास की उतनी जरूरत नहीं है। नहीं, उन्हें इतिहास की जरूरत है, दलित साहित्य का इतिहास और दलित साहित्य के नजरिए से साहित्य का इतिहास, इन दोनों की जरूरत है। दलितों के नजरिए से साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन भी जरूरी है। जब हम दलित के नजरिए से साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन करेंगे तो अनेक रचनाएं छट जाएंगी। दलित के इतिहास लेखन की केंद्रीय विशेषता क्या है? जो दलित साहित्य की केंद्रीय विशेषता है, वो वो ये कि वो अनुभूति का साहित्य है। तो एक ढांचा ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें कि अनुभूति के आधार पर लिखी गई रचनाओं के आधार पर क्रमबद्ध ढंग से साहित्य का इतिहास लिखा जाए। हाँ, उसमें उस तरह का काल विभाजन या साहित्यों के कालखंडों के नामकरण नहीं किए जा सकते जो कि प्रचलित साहित्य में है, क्योंकि वो एक तरह से स्टीरियोटाइप है और वो अब पुराना हो चुका है और अप्रासंगिक है। दलितों के साहित्य के आने का एक साइड इफेक्ट यह भी है कि इतिहास को खंड खंड रूप में न देखकर एक धारावाहिक प्रवाह के तौर पर देखा जाना चाहिए, और उसमें
दलितों की जो चेतना है, उनका जो सामाजिक सत्य है और तथ्य है, इन दोनों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। दलितों की जो अनुभूति है, उसे शामिल किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ दलित लेखक तो हैं, कबीर से लेके और बाकी लेखकों का जिक्र तो है, लेकिन उनकी अनुभूति, जिसे हम लोग दलित अनुभूति कहते हैं, वो दलित अनुभूति पर ज्यादा जोर नहीं है, वो बल्कि उसकी चर्चा ही नहीं है। सूखी सूचनाएं हैं, दलित अनुभूति, इसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।